हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर, मैथ्स एक्सपर्ट, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं V2 IAS अकेडमी में। जैसा कि हम लोग सी सेट का पोर्शन पढ़ रहे हैं और सी सेट के पोर्शन में हम लोग मैथ्स स्टार्ट करे हुए हैं। मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो फर्स्ट टॉपिक हुआ था उसके जस्ट बाद ये सेकेंड टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, प्रपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट रह गया था। तो हम लोग आज इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक को और स्टार्ट करेंगे वही रेशियो से। फिर बाद में हम लोग प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट समझेंगे और देखेंगे कि प्रपोर्शन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि 2600 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है, मतलब बांटना है कि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में इनको पैसा मिले। तो कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो रेशियो लिखा हुआ है इनवर्स फॉर्म में, ये रेशियो कैसे एग्जैक्टली रेशियो मतलब एग्जैक्ट रेशियो के रूप में लिखाएगा और या फिर इसको उस अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4। तो ये आपका रेशियो है। अब ये इनवर्स फॉर्म में है, तो इनवर्स फॉर्म में है, इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं। अब देखिए 2, 3 एंड 4 यानी कि 2, 3 और 4 है। तो इसका हम एलसीएम अगर फाइंड आउट कर लें तो ये हमारा काम आसान कर देगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम होता है 12। तो 12 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से 12 6 टाइम और 3 से 12 4 टाइम और 4 से 12 3 टाइम कट हो जाएंगे। यानी कि ये आपके जो है एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट हो गए। अब ये कितना हुआ टोटल? तो आप देखेंगे कि 6 एंड 4 10 और 3 13 हो गया, यानी कि 13 का जो वैल्यू हो गया वो 2600 रुपये को बांटना था, तो 2600 रुपये हो गया। यानी 13 की वैल्यू अगर 2600 रुपये है तो आप कहोगे कि सर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 200 हो जाएगी, बहुत आराम से 200 हो जाएगी। अब हमें सबका हिस्सा निकालना है, तो 2 के ये यानी कि 6 का कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 6 की वैल्यू 1200 हो जाएगी और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 800 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 600 हो जाएगी। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? वही क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि 1200, 800 और 600, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो कि आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। लिखा हुआ कि 6200 रुपये को 3 भागों में बांटना है, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। तो इनका हिस्सा क्या होगा ये आप कर सकते हो। तो सेम कॉपी सवाल हमने दिया है जानबूझ करके, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस के रूप में कर पाओ और फिर उसके बाद हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो रेशियो का ही है। जैसे कि हम लोग रेशियो कल पढ़ रहे थे तो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रह गए थे, इस वजह से जो है इसे हम फिर से आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि युद्ध से पहले एक सेना में टैंक तथा जहाजों का जो अनुपात था वो 5:3 था तथा युद्ध में 1000 टैंक और 800 जहाज नष्ट हो गए। तो जो टैंक और जहाज का अनुपात बचा वो कितना बचा? 2 और 1 के अनुपात में बचा। तो कह रहा है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, यानी कि युद्ध के बाद जो 1000 टैंक हमारे नष्ट हो गए हैं उसके बाद में हमें टैंकों की संख्या बतानी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग कल क्वेश्चन देखे थे आय व्यय पे, जो भी आपका लेक्चर था पीछे का, उसी के जैसे कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व आउट होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे देख लेते हैं कि टैंक और जहाज, तो हम बात करते हैं टैंक मतलब टी से टैंक और एस से शिप यानी जहाज। इनकी जो रेशियो वैल्यू थी वो पहले थी 5 and 3 की। कितनी थी? 5 and 3 की थी और बाद में कितनी हो गई? तो 2 और 1 हो गई। कब हुई? कि जब 1000 टैंक और 800 जो है जहाज क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो देख लीजिए ये टाइप का हुआ था क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
5 × 5 यानी कि 5 × 5 और 2 × 3 = 6 यानी कि डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे सर 1 का डिफरेंस हो गया। देखिए 8 × 16 और ये 1 का गुणा करेंगे 1000 में तो 1000, अंतर कितने का, तो 600। एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो 600। पहले टैंक कितने थे, तो पहले टैंक 5 थे। एक की वैल्यू अगर 600 है तो 5 की वैल्यू आप कहोगे सर 5 की वैल्यू हो जाएगी 3000। कितनी हो गई, 3000। तो कह रहा है युद्ध के बाद कितना होगा, तो युद्ध के बाद कितना होगा, तो भाई 1000 नष्ट हो गए हैं, 1000 यहाँ पे नष्ट हो गए हैं, 3000 था पहले। तो बताइए युद्ध के बाद बचा कितना, तो 1000 यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बचेगा कितना, 2000। और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉइन से रिलेटेड टू कॉइन। जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन होते हैं हम लोग आज उसको देखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि रिलेटेड टू कॉइन जो होता है वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व आउट होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है कि कुछ थैले में कुछ सिक्के हैं, मतलब एक थैले में कुछ सिक्के हैं और एक थैले में 200 और मूल्य के सिक्के हैं। मतलब कि क्वेश्चन दो तरह हो गया, एक मूल्य के अनुसार दिया रहेगा और एक दिया रहेगा कि इतने सिक्के हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या कभी कभी दी रहेगी या कभी कभी सिक्कों का मूल्य दिया रहेगा। तो यानी कि दो तरीके से प्रॉब्लम बनेगा। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन कैसे काम करता है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व आउट किए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग पहले कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कि कैसे इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसके हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, जो भी चीजें हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के, 280 सिक्के। तो 280 सिक्के में कौन कौन सा सिक्का है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का है। कह रहे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात है, किसका अनुपात, मूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखना जरूरी है कि मूल्य का अनुपात दिया है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है जो कि 8, 4 और 3 है, यानी कि 8:4:3 है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी कि जो 50 पैसे सिक्कों की संख्या यानी रेशियो 4 है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं। तो हम ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, तो नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन कितनी, 280। और जो सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात दे रखा है, अब देखिए 1 रुपया है, ये 1 रुपया जिसको बोलते हैं ऐसे समझिएगा इसको, और ये 50 पैसा और फिर उसके बाद 25 पैसा। अनुपात कितना दे रखा है, तो 8, 4 और 3 का है। तो ये हमारा जो है वो मूल्य का अनुपात दे रखा है। हमें बनाना है नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बताना है। तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो अगर बताना है तो ऐसे देखिए कि यदि 8 रुपए का, एक रुपए का 8 सिक्का है तो आप कहोगे कि सर ये कितना है टोटल, तो 8 सिक्का होगा। 50-50 पैसे के यानी 4 रुपए हैं 50-50 पैसे के, तो ये भी कितने होंगे, तो ये भी 8 होंगे। 25-25 पैसे के 3 रुपए के सिक्के हैं तो कितने होंगे, तो आप सोचिए कि 3 रुपए के सिक्के हैं, 25-25 पैसे के, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कि 12। यानी कि अगर इनको सॉर्ट आउट करें तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा, तो 2 और ये 3, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 2 8 और 4 3 12, यानी कि जो यहाँ पे रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 2 2 3 आया। अब हम बात करते हैं कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो 280 है। अब यहाँ पे कुल टोटल सिक्के कितने हैं, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो 7 की जो वैल्यू है वो 280 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू 40 है। और पूछ रहा है कि 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है,
तो सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका 1 रुपए का है, ये आपका 50 पैसे का और ये आपका 25 पैसे का है। तो 50 पैसे का कितना है, तो 2 है, 2 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू 80 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे तरीके से किया जा सकता था, बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, बट हमें सोल्यूशन भी तो समझना है। सोल्यूशन समझने के बाद हम लोग देखेंगे इस सवाल को कितने कम समय में हम लोग कर सकते थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि वो किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 225 रुपए की एक राशि। अब यहाँ पे देखिए 225 क्या है, रुपए में आ गया। वहां पे क्या था, वहां पे पैसा था और जो उसका मूल्य था वो रुपए में था। यहाँ पे जो इसका रेशियो है वो आपका संख्या में है, वहां पे मूल्य में था, यहाँ पे संख्या में। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कैसे समझेंगे, तो जो पिछले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था उससे इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है और इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। हिंदी को अगर आप मान के लगाओगे तो ये आंसर गलत आएगा। इंग्लिश को हम इसको सपोज करके मान लेंगे कि जो इंग्लिश में हमारा लिखा हुआ है वही क्या है, राइट आंसर है। पेपर में भी ऐसा ही होता है कि अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है तो हिंदी को नहीं मानते हैं, इंग्लिश में अगर गड़बड़ है तो उसको माना जा सकता है, अगर हिंदी में गड़बड़ है तो इंग्लिश को सही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही चीज लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है और हिंदी में क्या है, गलत है। 25 पैसे पहले टाइप हो गया, 50 पैसे बाद में टाइप हुआ है, इस वजह से इसका आंसर गलत आ रहा था। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले मूल्य लिखा हुआ है, मूल्य कितना है, 225 रुपए, और इनका जो रेशियो दिए रखा है वो क्या है, नंबर में है। तो नंबर में रेशियो कितना है, नंबर ऑफ कॉइन जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, वो 8, 5 और 3 है। ये आपका 1 रुपया है और ये आपका 50 पैसा है और ये आपका 25 पैसा है। तो देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। हम पहले निकालते हैं मूल्य का रेशियो। 8 सिक्के हैं, अगर 1-1 रुपए के तो टोटल 8 रुपए हो गए। 5 रुपए हैं यदि 50-50 पैसे के, सॉरी 5 सिक्के हैं यदि 50-50 पैसे के, तो आप बोलोगे सर 2.5 रुपए हो गए, क्योंकि 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया होता है, 4 सिक्के होते हैं तो 2 रुपये होता है, लेकिन 5 है तो 2.5 रुपये हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो आप बोलोगे सर 75 पैसे टोटल हो गए। तो दो टोटल देख लीजिए कितना हो गया, तो 8 2 10, 10 और 1 11, 11.25, यानी कि 11.25 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 11.25 की वैल्यू दे रखी है 225, तो 225 दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक पता है, बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो इस कैलकुलेशन को आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारा समय खर्च होने वाला है आपका। आप देखिए कैसे इसको कर, मतलब हम खर्च, मतलब टाइम कैसे खर्च करते हैं लोग, वो देख लीजिए। ये पॉइंट अगर रिलीज करेंगे आप यहाँ से तो 2 जीरो इंक्रीज होगा क्योंकि 2 डिजिट है। अब अगर इसको हम कट आउट करते हैं तो देखिए कितना लंबा समय जाने वाला है। काटिए इसको, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 12 बचा 125, 25 25 125, 25 नवा 225, अब ये 2 जीरो हो गया। फिर इसको कट करिए तो 45 1 जाए, यानी कि 45 से करने 45 दूना 90 और 1 जीरो, इतना सारा समय आपका लग गया, यानी कि 5-7 सेकेंड तो आपका बर्बाद हो गया। अगर हम चाहते इस क्वेश्चन को ऐसे देखते, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11.25 और यहाँ हमें काटना कितना था 22.5, अभी इतना, सॉरी 225। तो अभी क्या है कि इसको समझेंगे हम 11.25, क्या समझेंगे 11.25, इसको समझेंगे 22.5, कितना 22.5 अगर यहाँ पे पॉइंट रहता तो 22.5 समझते, लेकिन पॉइंट नहीं है तो हम इंक्रीज कर लेंगे जीरो बाद में, तो हम समझते हैं कि 11.25 ये 22.5, तो 11.25 दूना 22.5 होता है। तो ये तो पूरे का पूरे इसमें दो बार में काट देगा, पर यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो उस पॉइंट की वजह से हम जीरो लगा देते, पॉइंट नहीं था तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमारा एक लाइन में हो जाता और समय मेरा बच जाता, कि ये तुरंत हो जाता 1 की वैल्यू 20 आ गई। पर यहाँ पे हमने आपको काट के पूरा दिखाया अच्छे से कि 1 की वैल्यू 20 आ गई।
तो इस तरीके से हम आप समय बचा सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है तो समय बचाया जा सकता है। वैसे भी जब हम पढ़ाते हैं मैथ्स तो 5 एंड 11 एंड 9 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले ही बता देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये अप्लाई होते हैं। और अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो समझ लीजिए अब बहुत जगह पे क्या है मल्टीप्लिकेशन को ईजी बना देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व आउट करते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो गई? तो 20 हो गई। अब क्या पूछ रखा है सवाल में आपसे, तो कह रहा है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 8 है। यदि 1 रुपए 1 की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 की वैल्यू होगी, 8 से 20 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 160। 8 दूना 16 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू 160 हो गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे, जैसे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जैसे आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 2 बार 3 बार इसको देख करके समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो समय है हम लोग के पास थोड़ा कम है, इस वजह से जो है एक टाइप के क्वेश्चन एक ही हो रहे हैं और प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के रखे गए हैं? 175 सिक्के रखे गए हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत समान है तो बैग में कुल कितना धन है, ये आपको बताना है। आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब कीमत समान है तो हम सबकी कीमत को मान लेते हैं कि अगर 2 मानेंगे तभी कट के 1 आएगा, 3 मानेंगे तभी कट के 1 आएगा, तो क्यों नहीं 1 ही मान लेते हैं। तो सबको क्या मान लिया जाए? 1 मान लेते हैं। तो प्रत्येक सिक्कों की कीमत का मतलब ये कि मूल्य में है वो, तो 1:1:1 है। ये आपका 1 रुपया है, 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। टोटल सिक्के कितने हैं? तो टोटल 175 सिक्के हैं। ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब क्या करना है ध्यान से समझिए। तो सिक्कों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो संख्या है, और ये आपका जो अनुपात दे रखा हो मूल्य में है, संख्या में निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। 1 रुपए के 1 सिक्का तो कितना? 1 ही होगा। 50-50 पैसे के अगर 1 रुपए हो तो 2 होंगे इनके सिक्के। 25-25 पैसे के अगर 1 रुपए का अगर करना है हमें तो कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे सर 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका नंबर ऑफ कॉइन में आ गया। अब देखिए कितना हो गया? 2 1 3 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 175, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूना 14 और 7 पच्चे 35, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 25। तो क्या कह रहा है? तो बैग में कुल कितना धन है? तो बैग में कुल कितना धन है ये आपको बताना है। अगर 1 की वैल्यू 25 रुपया है तो बैग में कुल कितना धन है? तो देखिए 3 धन है। 1 1 कितना हो गया? 1 1 1 3 हो गया। 3 की वैल्यू हो गई 25 3 75। ये आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 रुपए ही था, बट सिक्के कितने थे? 175 सिक्के थे। क्यों? क्योंकि उसमें 25 पैसे के भी सिक्के थे, उसमें 50 पैसे के भी सिक्के थे। इस वजह से जो है कुल मिलाकर के 75 रुपए ही थे और सिक्कों की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसमें पैसे थे, मतलब 25 पैसे भी थे और 50 पैसे भी थे, इस वजह से सिक्कों की संख्या ज्यादा हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कुल कितने रुपए हैं? 640 रुपए हैं। कह रहे यदि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यहाँ पे किसकी संख्या समान है? नोटों की संख्या। वहां पे क्या था? उनका मूल्य जो है समान था, और यहाँ पे नोटों की संख्या समान है। तो मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या है? इक्वल है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सेम मतलब जैसे क्वेश्चन को करा गया है 640 रुपए, तो 640 रुपए को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, और जो इनके मतलब 1 रुपये हैं, 5 रुपए हैं और 10 रुपए हैं, इनके नोट हैं। नोटों की संख्या जो है समान है, नोटों की संख्या जो है समान है। नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि हम कॉइन से रिलेटेड कर रहे हैं ये,
समझ लीजिए आप लोग। तो 1 रुपए के 1 कॉइन रहेंगे तो कुल कितने कॉइन होंगे, कुल कितने रुपए होंगे, तब बोलोगे सर 1 रुपए होंगे। 5 रुपए के अगर 1 होंगे तो कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 5 होंगे। ऐसे समझिए, ये जो आपका लिखा गया है ये रुपया है और ये आपका क्या है, वो नंबर ऑफ है। तो यानी कि 5 रुपए के अगर 1 कॉइन होगा तो कितना होगा, तो सब कहोगे कि 5। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मतलब आप अनुपात ही बना लो, बाद में हम लोग ऐड करेंगे उसको, तो 10 हो जाएगा। कुल टोटल कितना हो गया, तो 5 1 6 और 6 10 16। 16 की वैल्यू हो गई 640, 1 की वैल्यू हो गई तो 16 चौके 64 होता है। 1 की वैल्यू हो गई कितनी, 1 की वैल्यू 40 हो गई। अब क्या पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1 1 1 यानी 3 है। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 40 तिया कितना होता है 120, यानी कि कुल नोटों की संख्या 120 है। और बी ऑप्शन जो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे प्रपोर्शन की, तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रपोर्शन का। तो पहले हम समझते हैं कि प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट किस प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व आउट कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। तो हम एक बार पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन, ऐसे शॉर्ट आउट में लिख लेते हैं क्योंकि समय हम लोग के पास थोड़ा कम है। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले बात तो प्रपोर्शन क्या होता है ये बताइए आप लोग। मतलब प्रपोर्शन का मतलब ये समानुपात का मतलब क्या, अनुपात तो आप लोगों को बता दिया गया था कि अनुपात क्या होता है, किन्हीं दो चीजों के बड़ा मतलब किसी भाग में बांटने को अनुपात बोलते हैं। और वो भाग क्या हो सकता है, कुछ भी, 1/3 1/2, यानी 5 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा। और उनके क्या होते हैं, यूनिट सेम होते हैं। और विदाउट यूनिट मतलब विदाउट मात्रक के होते हैं वो, यानी कि मात्रक विहीन राशि होती है, जो रेशियो की बात हम करते हैं। और समान मात्रा होती है तभी बट भी पाता है, यानी कि अगर हम बांटेंगे तो पैसा पैसा में ही बांटेंगे, रुपया रुपया में ही बांटेंगे। और अगर हम बात करें सोने चांदी को तो उसमें ही बांटेंगे, अलग अलग नहीं बांट सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं समानुपात की, तो यहाँ पे बस एक बात निकल के आती है कि जब दो अनुपात को एक समान तरीके से बांटा जाए उसको हम समानुपात बोल देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर A/B इज टू C/D इस प्रकार का कोई अगर आपको दिख जाए, यानी ये दोनों आपस में भी रेशियो हैं, ये दोनों भी आपस में रेशियो, और इनका रेशियो निकल जाए, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रपोर्शन बोल देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको कुछ इस प्रकार का राइट करेंगे, A/B प्रपोर्शन C/D। तो हम इस प्रकार का इसको कर सकते हैं, यानी कि A का अनुपात B से समानुपात C/D से। और इसमें प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती हैं, तो देखिए इसमें मूल कितने हो गए, रूट्स कितने हो गए, यानी कि मूल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 एंड 4। तो 4th मूल होते हैं और 4 मूल के तरह के इसके प्रॉब्लम आते हैं। पूछेगा ये वैल्यू पहले आपसे पूछ लेगा, प्रथमानुपात क्या होता है। तो प्रथमानुपात क्या होता है तो आपको बताना होगा, ये आपको नहीं देगा बाकी 3 दे देगा। तो प्रथमानुपात पूछ लेगा, सिर्फ 2 देगा तो आपसे पूछ लेगा कि द्वितीय अनुपात क्या होगा या मध्यानुपात क्या होगा। सिर्फ 2 देकर के 3 भी पूछ सकता है, तृतीयानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात पूछेगा, तो चतुर्थानुपात पूछेगा तो हम क्या 3 दे देगा और चतुर्थानुपात पूछ लेगा, यानी कि चतुर्थ मूल क्या है, चतुर्थानुपात क्या है। तो 3-4 तरीके से इसके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि क्या जोड़े कि ये आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रश्न है वो समानुपात में हो जाए, क्या घटाए कि समानुपात में हो जाए। तो इस तरीके के भी प्रश्न इससे बनते हैं। और अगर हम इस तरीके की बात करें कि इसमें कितने तरीके के प्रश्न होते हैं, तो यहाँ से 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपाती के बाद जो द्वितीयानुपाती होता है उसमें द्वितीयानुपाती के साथ साथ कभी कभी मध्यानुपाती भी पूछ देता है,
यानी कि बीच का अनुपात भी पूछ देता है। तो जब भी बीच का अनुपात पूछेगा, मध्यानुपात पूछेगा, द्वितीय अनुपात पूछेगा, तो उसका मतलब सिंपल केवल एक जानना चाहता है, यानी कि द्वितीय अनुपाती क्या है वो बता दीजिए आप। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे प्रथमानुपाती की, तो प्रथमानुपाती क्या होता है? प्रथमानुपाती यानी कि ये वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो ये वैल्यू आपसे अगर पूछी जाएगी तो क्या होगा, देखिए हम बात कर रहे थे पहले कि देखिए ये वैल्यू बराबर कब होती है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, तो बी का मल्टीप्लाई सी में हो जाएगा, तो हो जाएगा बी सी बाई डी। तो यानी कि प्रथमानुपाती हो गया क्या, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, डी। और यही क्या इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें द्वितीय अनुपाती की, द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात कहते हैं इसको, मध्यानुपात। तो वो क्या होगा, तो मध्यानुपात क्या होता है आप लोगों को पता होगा। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, और फॉर्मूलाज आप लोग रट्टा मार रहे होंगे, तो मार रखे होंगे पहले से। तो मध्यानुपात क्या होता है, तो अगर हम बात करें मध्यानुपात मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो बीच वाला, तो सीधे सीधे मध्यानुपात होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ए बी, दो ही चीज दिया रहेगा। जैसे कि बात करेंगे 4 और 9, तो 4 और 9 दिया है और पूछ लेगा कि मध्यानुपात क्या है, द्वितीय अनुपात क्या है। तो अंडर रूट 4:9 यानी 4 × 9, तो 4 9 जा 36, 36 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6, वो हो जाएगा आपका मध्यानुपात। तो इस तरीके से प्रश्न इससे बनता है। मध्यानुपात के बाद तृतीय अनुपात भी बनता है। क्या बनता है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात भी देख लेते हैं। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात में क्या होता है, उसमें भी सिर्फ दो ही मूल दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मूल दिए जाते हैं। ये वाले मूल दिए जाएंगे और ये वाले। तृतीय अनुपात पूछ लेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर की जब बात करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। एक्स की बात करेंगे तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, जो कि मध्यानुपाती है। तृतीय अनुपाती की बात करा जाए तो तृतीय अनुपाती ये वैल्यू आपको दी रहेगी और ये वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। तो यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बाई ए हो जाएगा। तृतीय अनुपाती हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ये आपका तृतीय अनुपात हो गया। अगर हम चतुर्थानुपात की बात करें तो चतुर्थानुपात सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पूछेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, बी एंड सी डिवाइड बाई ए। तो ये प्रथमानुपाती। अगर हम चतुर्थानुपाती की बात करेंगे, चतुर्थानुपाती की बात करेंगे तो ये बी एंड सी तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे डी के जगह पे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका चतुर्थानुपाती। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपके, चार प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं और जैसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा क्या है कि 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, पहले ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो समानुपात में आपको करना है, तो अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो नो डाउट इसमें बहुत सारा समय खर्च होने वाला है, और यदि इसको अगर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करेंगे तो समय बिल्कुल आपका नहीं खर्च होगा, एकदम कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 6 दिया है और 14 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है, 18 दिया है और 38 दिया है, 38 दिया है और समानुपात बोल रखा है। ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन आपके पास इस प्रकार के हैं, कुछ मान लेते हैं 1 2 3 4। ध्यान से समझिए, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे कि इसमें क्या ऐड किए हैं, एक्स ऐड किए हैं, सब में क्या एक्स ऐड किए हैं तो एक्स ऐड किए हैं, क्या घटाए हैं तो एक्स घटाए हैं, कभी घटाने भी प्रश्न बनेगा। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए समानुपात क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जैसे कि बी एंड सी का मल्टीप्लाई, ए और डी का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कितना समय आपका खर्च होने वाला है। इतना समय ना लेकर के हम लोग इसको शॉर्ट में समझने वाले हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से समझने वाले हैं कि ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक को चेक करेंगे कि एक यहाँ पे पुट करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि एक को ऐड अगर हम करेंगे
तो 6 एंड 1 कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 एंड 1 15 हो जाएगा, यानी कि 7/15 7/15 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7/15 आना चाहिए, बट अगर एक को ऐड करेंगे तो 18 और 1 19 हो जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ए आपका क्या है, आंसर नहीं है। 2 को ऐड करते हैं, तो 2 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो गया। 14 में 2 को ऐड करेंगे तो 16 हो गया। 2 को 18 में ऐड करेंगे तो 20 हो गया। 2 को 38 में ऐड करेंगे तो 40 हो गया। ये देखिए 8 1 जा 8 8 2 जा 16 यानी 1/2 हो गया। 20 1 जा 20 20 2 जा 20 यानी ये 1 ये भी 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे इक्वल हो समझ लीजिए क्या है आपका, यही आंसर है। पहले ही बोल रहा है कि क्या जोड़े कि समानुपात हो जाए, समानुपात हो गया। लास्ट में जब वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं वही तो होती है समानुपात, वही तो होता है इसका आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इसका आंसर हम लोग विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मतलब क्या बोलते हैं, मतलब समय को खर्च करे हम लोग क्या करें, आंसर इसका फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपका क्या है, आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसको प्रॉपर्टीज से हम लोग तुरंत सॉल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा है, 24 120 और 22 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना। चतुर्थ समानुपाती, मैंने आपको बताया कि जैसे चतुर्थ समानुपाती पूछेगा तो BC/A होगा। BC/ क्या होगा, A होगा। तो जैसे आपको BC/A कहेगा वैसे आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। बट इसको एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं कि सेंसियन मेथड, यानी कि सेंस, कॉमन सेंस का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 24 120 22 और यहाँ पे क्या है, चतुर्थानुपाती कुछ। तो सिंपल सी बात, आप देखिए तो 24 25 120, तो 22 25 कितना, तो सर बोल दूंगा कि सर 110, और ये क्या है इसका सही जवाब है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। बट अगर यहाँ तक दिमाग नहीं काम करता आपका तो क्या करोगे आप, तो सीधे बोलोगे सर ने बताया है कि चतुर्थ मूल बराबर क्या होता है, वो होता है BC/A। तो BC की वैल्यू ये आपकी B है, देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये पूछ रखा है। तो BC यानी कितना हो गया 120 और ये 22, लिखेंगे 120 गुणे 22। उसके बाद A की वैल्यू कितनी है, तो 24, 24 को यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 24 से 120 कटेगा 5 बार में, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 22 25 110 होता है, और ये क्या है आपका आंसर। तो ऐसे आप कट पीट करके आंसर तो ला दोगे, बट समय नहीं बच पाएगा ना आपका। समय बचाना है तो क्या करना है, आप सीधे देखिए 24 25 120, तो 22 25 110, तो कॉमन सेंस मेथड इसको बोलते हैं, सेंसियल मेथड। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 189 273 153 का चौथा समानुपातिक ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन वही है, आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हो। बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 189 273 और 153 तीन दिया है, चौथा आपको ज्ञात करना है। तो आप सीधे सीधे लिखोगे 273 मल्टीप्लाई 153 डिवाइड बाई 819। तब इसको कर लेते हैं 9 से, 9 2 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 9 7 जा। अब देखिए 21 21 21 63 हो गया। 13 का 17 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 का 17 में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, बहुत आसान तरीका, आप इसको कर सकते हो। देखिए 7 3 10 हो रहा है, तो बोल दोगे 3 7 21 हो गया। 1 दूना 2 हो गया, अब 1 दूना 2 हो गया। देखिए इसके कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है। ये हो गया 1 और 1 दूना 2 2 हो गया, और ये 2 आपका हासिल था, ये हो गया, यानी कितना 221। तो आप नहीं समझ पाए कि सर कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, ये हमने पहले इसको सिखा रखा है स्टार्टिंग में। अभी आप लोगों को भी ये मैं बताऊंगा जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तब बहुत सारा चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ उसमें। मैं आपको मतलब एकदम समझ लीजिए कैलकुलेटर से भी फास्ट बना दूंगा, मतलब कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई डिवीजन परसेंटेज, जो भी पॉइंट वैल्यूज, स्क्वायर एंड रूट, क्यूब रूट्स, जो भी निकालना है आपको मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा, जिसको बोलते हैं वैदिक मेथड। वैदिक मेथड अगर बात करें कि अगर वो आ जाए आपको, तो कैलकुलेशन बहुत ही आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, मतलब बहुत कम समय में हम कैलकुलेशन कर पाएंगे।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 0.80 और 0.2 का तीसरा समानुपातिक ज्ञात करें। तीसरा समानुपातिक, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि तीसरा समानुपातिक जब भी पूछता है तो क्या होता है, सीधे b² होता है। क्या होता है, b²। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए 0.80, 0.20, तो ये यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिर यही होगा 0.20। तो ये 8 होता है b²/a। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 2 बार होगी, 0.20 मल्टीप्लाई 0.20 और डिवाइड बाई 0.80। ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, ध्यान से, कुछ करना नहीं है। ये अगर हम 0 से हटा दें तो भी कोई मतलब तो होता नहीं है इसका। पॉइंट हटा यहाँ से 1 डिजिट, पॉइंट हटा यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट का पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया कि ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 2 दूना 4, 4/80 काट दिए तो 4 करने 4 और 4 से कटेगा 20 वाले 20 10। अब अगर हम बात करें, ये अगर डिवाइड करें 1 में 20 का, तो कब कहोगे कि सर 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, देखिए पॉइंट लगा तो 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका क्या होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का द एंड होता है। और हम लोग अगले सीरीज में यानी अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। जैसे हम लोग परसेंटेज को भी ऐसे देखने वाले हैं, क्योंकि एक टॉपिक में वो खत्म नहीं होगा, वो काफी बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका दूसरा पार्ट देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग चैप्टर के कैसे बनते हैं। तो रेशियो और परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो पहले हम लोग ये दोनों खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी और तीसरे चैप्टर की। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम पहले उसको कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, बाय बाय।